अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो शायद हमें महसूस होता है कि हमारे कल्चर के साथ रेलिवेंसी नहीं रखती या हम उसको मुताबिकत देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी वजह से वो थोड़ी सी पीछे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बेसिकली आज हम बात करेंगे जी रिसर्च के हवाले से। पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर जो है पहले से अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत इम्प्रूव है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्या हम अपनी रिसर्च को कर पा रहे हैं, उसमें इस्लाहात किस हद तक हो रही हैं, उसमें बुनियादी तौर पर जो उन्वान है वो बड़े मैटर करते हैं कि किस मौजू के ऊपर रिसर्च की जाएगी और उसका एजेंडा या मकसद क्या होगा। ये तमाम चीज़ें बहुत आम हैं और यहाँ तक आने से पहले इस कल्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस चीज़ की बच्चों को आदत डाली जाए कि रिसर्च के मुताबिक चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे तैयार करेंगे। सो जनाब, हमारा आज का मेन मौजू होगा रिसर्च का, जिसमें हम इनोवेटिव आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। सो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को शो का हिस्सा बनाया जाता है और अपने मेहमान के साथ हम उन सवालात को शेयर भी करते हैं। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब ने। डॉक्टर साहब जो हैं ये माशाल्लाह रिसर्चर भी हैं और साथ में ट्रेनर हैं और स्कूल एम्बेसडर हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट का हिस्सा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आज उन्होंने कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब चूँकि हम रिसर्च की जब बात करते हैं, आपकी रिसर्च जो है वो सर्विलियंस के हवाले से है। मौजू बहुत अहम होता है कि जब आपने उसका इंतखाब करना है तो आपने किस मौजू को चुनना है, उसका मकसद क्या होगा। सो मैं आपके लाइफ एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगा, ये जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वहाँ तक मैसेज पहुँचाना चाहूँगा, किस सोच के साथ, किस मकसद के तहत इस मौजू का इंतखाब किया गया और क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम बेसिकली। जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़रूक साहब, आई एम profoundly grateful to you for providing me such a prestigious platform, and it's really an honor and privilege for me to express my views here. And जो क्वेश्चन आपने रेज़ किया है रिसर्च के हवाले से सर, और मेरी जो अपनी पर्सनल रिसर्च जो एरिया है, जो टॉपिक्स है, उसके हवाले से, तो इसमें ये है कि कोई भी जब रिसर्च स्टार्ट की जाती है या कोई भी रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है तो उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड होता है, काफ़ी उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। सर, मैं अपना पर्सनली बताऊं कि मैंने जब स्टार्ट की अपनी पब्लिक सर्विस जॉब, तो उस वक्त मेरी जो डिग्रीज थी उस मतलब मैं मास्टर था इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में और एजुकेशन में, और मैं समझता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत कुछ नॉलेज है। अच्छा। और हम पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, एक मेंटोर के तौर पे हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, जहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी पब्लिक सेक्टर सरकारी स्कूलों में, और मैं वहाँ बड़े बड़े लेक्चर दिया करता था ये सोच के साथ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन कुछ अर्से बाद सर मुझे फील हुआ कि नहीं यार, ये नॉलेज तो बहुत ही कम है। सही, मजीद इसके ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैंने ये महसूस किया कि जो जहाँ भी आप जाएं, इस वक्त भी हम बैठे हैं, हम दोनों एक सर्विलेंस सिचुएशन में हैं। ऐसे ही है। Exactly. तो मैंने देखा कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ सिंडिकेट्स होते हैं, ठीक है, जो आप राइट ट्रैक पे भी जा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो सर मैंने एमफिल में एडमिशन लिया कि अपनी जो है ग्रूमिंग के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने कहा कि मैं ऐसी रिसर्च करूँगा, चाहे एक लफ्ज़ भी हो, मैं एकेडमिक पूल में कुछ नई चीज़ जो है, इनोवेटिव चीज़ जो जिसको हम पैराडाइम शिफ्टिंग कोई चीज़ कहते हैं, वो छोड़ के आऊँ। तो उस वक्त एक मारियो पुज़ो का नावल है द गॉड फादर, कि गॉड फादर कैसे जो है वो मतलब इन्फ्लुएंस करता है
पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, जुडिशरी को, सब चीज़ों को। तो ये इस सोच के साथ मैंने उस पर काम किया। फिर मैंने ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन कर ली और वहाँ सर मुझे इतना लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली, इतना मैंने सीखा। और मैंने वहाँ जो इनोवेटिव आइडियाज़ देखे, ख़ासकर क्लाइमेट चेंज के हवाले से और डिजिटल एजुकेशन के हवाले से, पीस के हवाले से, कल्चर के हवाले से और कनेक्टेड क्लासरूम थ्रू वर्ल्ड वाइड एजुकेशन, तो मुझे हुआ कि यार हम तो कुछ भी नहीं है। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ के मैं क्यों ना PhD में एडमिशन ले लूँ और जो चीज़ें मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की हैं वो आगे उनको लेके जाऊँ। बिल्कुल सही। और लास्टली सर PhD में भी मेरा ये था कि मैं PhD ऐसी चीज़ पे करूँ, ऐसी चीज़ उसमें ले आऊँ कि जो पहले ना हो। अच्छा, गुड, वेरी गुड। बहुत रिसर्च जो होती है पहले भी होती हैं, लेकिन उनको एक न्यू डायमेंशन के साथ और एक न्यू मतलब उसके साथ लेके आना पड़ता है, न्यू विजन के साथ लेके आना पड़ता है। तो मैंने जो देखा, खासकर हम इस वक्त जो बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ 2016 टू 16 से पहले आपको पता है कि पेट्रो जायंट्स हुआ करते थे, जो पेट्रोलियम के जो बड़े बड़े कंपनीज थी वो दुनिया में मशहूर थी। जैसे एक्सन मोबिल जो था 2016 में, उसको एप्पल ने सरपास कर दिया। तो टेक जायंट्स का दौर आया, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, जो सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स हैं। फिर आप देखें कि हम वो मतलब जनरेशन बैठी हुई है कि जो टेक्नोलॉजीज जो सर एक नॉवेल है डू एंड्रॉयड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप, ठीक है, ये फिलिप डिक का लिखा हुआ है इस नावल ने, और दूसरा है न्यूरोमैंसर जो विलियम गिब्सन का है। इस पे 2 फिल्म्स बनी थी, शायद आपने भी देखी होंगी, द मैट्रिक्स और ब्लेड रनर। इन 2 फिल्म्स ने एक नक्शा ही तब्दील कर दिया फ्यूचर का, कि फ्यूचर कैसे होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन मूवीज, उन फिल्म्स में दिखा, ये अडॉप्टेशंस थी नॉवेल्स की, और उन मूवीज पे जो कुछ उसमें जो डिजिटल डिस्टोपिया दिखाया गया, जो मेरे रिसर्च का हिस्सा है, वो टेक्नोलॉजीज अब जो है प्रवेल कर गए। जैसे आंधी होती है, पहले वो छाई हुई होती है, फिर वो चलना शुरू कर देती है। 2016 में सर ये हुआ कि एक्सन मोबिल जो अमेरिका की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है, उसको एप्पल ने जो है उसके वर्थ वैल्यूज थी, जो उसके एसेट्स थे, उसमें सरपास कर दिया। तो यहाँ से डिजिटल एज जो है वो प्रॉपर आगाज हुआ। बिल्कुल सही। और मैं कहता हूँ पोस्ट 2020, अब हम बैठे हुए हैं सर पोस्ट 2020 में। पोस्ट 2020 में आप रिसर्च की बात कर रहे हैं सर। अब मैं जो आपका असल सवाल है उसकी तरफ आता हूँ। जब हमारा रिसर्चर, जब हमारा स्कॉलर MPhil में आता है, पहली बात तो ये है कि मैंने टफ में देखा कि यहाँ मास्टर लेवल पे भी रिसर्च करवाई जाती है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में रिसर्च जो है वो नहीं होती कंडक्ट। जो बच्चा या बच्ची आती है MPhil में, तो उनको रिसर्च का बैकग्राउंड का भी पता नहीं होता। वो 16 और 17 सेंचुरीज में वो जो की होती हैं थेरीज, उन पे बेचारे जो है वो काम कर रहे हैं। बात वही है जो भी मैं शो के आगाज में कह रहा था कि कल्चर नहीं है, कल्चर डेवलप नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा सर देखें, अभी रिसेंटली एक वार सिचुएशन चल रही है। इससे पहले मई 2025 में आपने देखा हमारे साथ भी ये हुआ। और टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, हमने ड्राइंग रूम में बैठ के एक वॉर विन कर ली। बिल्कुल। अभी भी आपके सामने ये हो रहा है। अब वो ट्रेडिशनल चीजें चली गई हैं। अब सर्वेलेंस की बात हो रही है। अब वो कबूतर के साथ बांध के चिट्ठी वाला दौर तो चला गया, या पोस्टमैन का दौर चला गया। अब हम टिकटॉक में रह रहे हैं। हमारी जो अल्फा जनरेशन है वो उसको टिकटॉक जनरेशन भी कहते हैं। बिल्कुल। इससे पहले जो हम लोग बैठे हुए हैं, शायद मैं तो मिलीनियल जनरेशन आपके साथ की ही मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब तो उनको हम फेसबुक जनरेशन कहते थे। अब जो जनरेशन आ गई है, जो बेटा जनरेशन, वो AI का दौर है। बिल्कुल ठीक है। और AI में सर अगर हम 2026 की बात करते हैं तो इसको इनोवेशन का साल भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिद्दत आ रही है। अब सर इसी के साथ, चूंकि अब टॉपिक आपने बताया कि आपका सर्विलेंस का टॉपिक था, टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। आपने कहा कि रिसर्च ऑलरेडी तो होती है, लेकिन टॉपिक का इंतखाब ऐसा हो जो थोड़ा यूनिक हो या हट के किया जाए काम। उस हवाले से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बड़ी मैटर करती है। किसी क्या इंस्पिरेशन थी, क्या ऐसी चीज थी जिससे थोड़े मोटिवेट हुए कि मुझे इसी के ऊपर काम करना है और इस डोमेन को कवर करना है? मेरी सर ये अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी रिसर्च आप करें तो आपके 2 फंडामेंटल पर्पस होने चाहिए।
कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उससे एक लेमैन को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, और एक जो लग्जूरियस क्लास है उसको क्या फ़ायदा होगा। यानी कि आप लेमैन से लेके एक लग्जरी लेवल तक जो भी है वो उसको आप कंसीडर करें। दूसरा, वो रिसर्च जो है वो एकेडेमिया में और वाइडर कम्युनिटी में कौन सा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ेगी। बिल्कुल सही। और लास्टली ये है कि वो जो रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हैं उससे आपके कंट्री को और आपकी कम्युनिटी को कौन सा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी जो हमने देखा, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ फेसबुक है, जहाँ ट्विटर है, जहाँ इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें, और दुनिया की जो 5 बड़ी कंपनीज हैं आप देखें इस वक्त मेटा है, मेटा के आगे है फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह। तो सर्वेलेंस तो बहुत पहले से हो रही है, ब्रॉडर एक फील्ड है, और सर्वेलेंस को जो सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त दी, जो मकाम दिया, जो प्रोमिनेंसी हासिल हुई, वो 1984 नॉवेल है सर जॉर्ज ऑरवेल का, और उसका एक मशहूर फिक्र है या जो स्लोगन है वो हर बंदा जानता है कि बिग ब्रदर इज़ वाचिंग यू, जैसे ये बिग ब्रदर इज़ वाचिंग यू, बिल्कुल बिग ब्रदर इज़ ठीक है ना, कि वो उस दौर में देखें, ये नॉवेल जो था 1949 में लिखा गया, तो उस वक्त जो लोग कहते थे कि ये बिग ब्रदर इज़ वाचिंग यू, तो 2026 में क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वही सर्विलेंस जी, हाँ, वो था बिग ब्रदर इज वाचिंग यू। अब हम जो जिस दौर में रह रहे हैं वो है बिग अदर इज वाचिंग यू। बिग अदर ये एक एस्टेब्लिश टर्म है जो इस्तेमाल की गई है जो ये सोशल मीडिया जाइंट्स हैं इनके लिए, कि हम सर हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे ड्रीम्स जो मॉनिटर किए जा रहे हैं कि हमें रात को सपना कौन सा आना है, हमारी सारी डिवाइसेस स्मार्ट हो चुकी हैं, हमारी जो कारपेट है, ब्लैंकेट है, वो स्मार्ट हो गई है, हम सोते हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स क्या हैं, हमारे बिहेवियर्स क्या हैं। ये देखें, ये मैं जो बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी नहीं बोल रहा, ये मैं कल्चर बोल रहा हूँ जो कि लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर सर। ये मीनवाइल मुझे लगता है कि शायद ये वही चीज़ है जो कभी हम तस्वर करते थे कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे और आपके ख्यालात को भी एग्जामिन किया जाएगा और उनको भी परखा जाएगा। उसमें देखें सर कि आप फेसबुक चलाते हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो सर्वेलेंस वो फेसबुक और गूगल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कर रहे हैं। सही है। और वो इससे अरबों खरबों कमा रहे हैं। आम बंदा ये समझता है कि ये फ्री में हमें सर्विस मिल रही है, वो फ्री में सर्विस नहीं है। हम अपनी प्राइवेसी को, हम अपनी इंडिविजुअलिटी को, हम अपनी आइडेंटिटी को और एजेंसी को स्टेक पे लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम जो भी करते हैं, हम एक क्लिक भी करते हैं तो वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, और हम अपने माइक्रोफोन की और अपने जो कैमरा है उसकी हमने पहले परमिशन दे रखी होती है, उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं। अच्छा, अब ये डिबेट अगर की जाती है एक आम प्लेटफॉर्म पे, तो वो ये कहा जाता कि ये बंदा जो है वो मना कर रहा है कि इन चीज़ों की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। नो, ये भी मेरी रिसर्च नहीं है कि हमें फेस बिल्कुल यूज करनी चाहिए, होना नहीं चाहिए, अपग्रेडेशन यूज करनी चाहिए, हमें जिद्दत के साथ चलना चाहिए, इनोवेशन के साथ चलना चाहिए। लेकिन अब इसमें मैंने क्या रिसर्च में, पहले तो ये रिसर्च है कि लोगों को अवेयरनेस देनी है इसमें कि ये चीज़ें हो रही हैं। हम जो टिकटॉक पे, जो फेसबुक पे जो कर रहे हैं, हमारी ईच एंड एवरी एक्टिविटी, हमारी जो भी एक्शन है, हमारा जो भी इंटरेक्शन है, हमारी जो भी इंगेजमेंट है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर मॉनिटरिंग है, और वो उसको हमारे बिहेवियर्स को सेल करते हैं। वो क्या करते हैं, मैंने जिमनाई पे सर एक मेडिसिन चेक की, आप फौरन देखेंगे कि गूगल पे, यूट्यूब पे, जो भी उसके गूगल के अलाइड एप्स हैं, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट आ जाना शुरू, क्योंकि उन्होंने उस मेरे बिहेवियर को बेचा। इसमें सर ये होता है कि अच्छा, उसमें सर ये था कि 20 जो न्यू मिलीनियम है जो अब में हम रह रहे हैं, इस न्यू मिलीनियम में जो सबसे बड़ी बुक आई ना, वो शोशाना जुबोफ है, अमेरिकन राइटर। उनकी बुक है द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, द फाइट फॉर द ह्यूमन फ्यूचर एट द न्यू फ्रंटियर ऑफ नॉलेज। सही, ठीक है। तो उसमें उसने कैपिटलिज्म, पहले उस पर बात हो रही थी, मार्क्स का सबको पता है, सर्वेलेंस पे बात हो रही थी। इसने कहा है कि जो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म इन जो बिग जाइंट्स हैं, जिनको हम टेक जाइंट्स भी कहते हैं, इनके थ्रू हो रही है। तो अब ये भी मेरी रिसर्च नहीं है कि वो कर रहे हैं ऐसा और नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए, ये हो रहा है तो ये चीज़ें तो चलनी है। अब शोशाना जुबोफ कहती है कि ये कुछ हो रहा है और लेमैन को पता नहीं है। अब इसका कोई एंटीडोट भी तो करना है इसको रिसर्च सर वो होती है जो कोई चीज़ बताती भी है और उसका सोल्यूशन भी बताती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, फैक्ट है ये।
अब ऐसे जितनी भी रिसर्चेस हो रही थी उसमें ये नहीं बताया गया कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सर एक और दूसरी बुक है वो पोस्ट ह्यूमनिज्म के हवाले से ठीक है। है। अब हम जो है पहले हम जो टेक्निकल एज में रह रहे थे, फिर हम डिजिटल में आए, सही। फिर हम पोस्ट डिजिटल में आए, अब हम सही। पोस्ट डिजिटल से आगे प्री सिंगुलैरिटी में चले गए हैं जो एआई का दौर है। सही है। इसके बाद सर हम जो जिसे कहते हैं सुपर इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं और इसके सही। बाद पोस्ट सिंगुलैरिटी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। देखें कितनी फिलोसफिकल चीजें बिल्कुल आगे ऐसी जा रही हैं, एडवांसमेंट होती जा रही है with the हो रही passage है, of तो time। हमने तो आगे जाना है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वो रोसी ब्रोडिटी का जो बुक है हम्म, ये भी 2013, ये बिल्कुल कैनोनिकल और सेमिनल वर्क्स हैं और न्यू मिलेनियम के वर्क्स हैं। फिर मैंने उसको एम्बेड किया कि वो ह्यूमनिज्म का रोनर होती है शुशाना जुबोफ के, ये ह्यूमन की प्राइवेसी जो है वो लेकिन वो कहती है नो वी हैव बिकम पोस्ट ह्यूमन। अब हम पोस्ट ह्यूमन डजंट मीन कि हम ह्यूमन से कोई हट के गए हैं, लेकिन हम एक नए सिनारियो में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये देखें जंगें जो हैं वो पायलटलेस उसके एरोप्लेन्स के जरिए हो रही हैं। आपने देखा इतनी बड़ी जंग हुई उसमें कोई फौजी नहीं है, तो आप अंदाजा करें हम जो हैं डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं, डिवाइसें लड़ रही हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, हमें ये आगे बढ़ना है। एक ने मसला बताया, दूसरी ने सोल्यूशन बताया। अब भी जो मेरी रिसर्च है उसका जो मेन वो है सर कि ये मेरे सामने बॉटल खड़ी है। अब दिखने में ये बॉटल जो है वो नॉन लिविंग है, बिल्कुल। और इसी से मिलता जुलता मैं आपको कंसेप्ट दूं कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो दो एरियाज पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे हो रहा है और क्लाइमेट पे हो रहा है। सही। यह भी 22 अप्रैल आ रहा है वर्ल्ड अपना अर्थ डे। तो ये सारी चीज़ें, और हमारा जो कंट्री है खासकर इसका सबसे बड़ा विक्टिम है। हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो है आपको पता है पाकिस्तान में है। तो रोसी ब्रैडिटी ने कहा कि नो ह्यूमनिज्म, अब जो ह्यूमन है उसकी जो एक्सेप्शनैलिटी है, उसकी जो सुप्रीमेसी है, ठीक है, उसकी जो सुप्रीमेसी है वो नहीं है। अब चार चीजें जो हैं वो पैरेलल सारी चीजें की वो चार चीजें बताती है कि सबसे पहले है जिसको हम बायोस या वियोस कहते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं वो भी उतनी अहमियत की यहाँ मिला है। इंसान अभी तक भी सेंट्रल पॉइंट पे तो है, लेकिन इन चीजों की भी अपनी एक वो है, अपनी फिर वो टेक्निक का बताती है जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, फिर वो इकोस का बताती है जो हमारा इन्वायरमेंट है, और लास्टली जो सबसे जो बड़ी चीज़ वो बताती है वो जो जिसको हम कहते हैं ज़ोएसेंट्रिक ऑन्टोलॉजी कि ये बॉटल है, इसकी भी एक अपनी इसकी भी अपनी एक वाइटैलिटी है। सही है, बिल्कुल सही। और मैं इसको कंक्लूड करूं इस क्वेश्चन को, डेटा सही। मेरी जो सबसे जो रिसर्च है, देखें वो एक रिसर्च ये नहीं है कि बस एक मसला बना, उसका हल निकला, उसको आगे क्या उस पर फर्दर काम, उसके ऊपर काम क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। आपको पता है सर कि दुनिया में पहले जंगें तेल पे होती थी, ऑयल पे होती थी, फिर कहा गया कि जंगें जो हैं वो पानी पे होंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। और मेरी रिसर्च कहती है कि जंगें जो हैं, ये मैं लफ्ज़ जंगें तो वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो, लेकिन ये भी एक हकीकत है, ये हो रही हैं वॉर्स। तो नेक्स्ट जो वॉर्स मैं देख रहा हूँ वो डेटा पे होंगी। अच्छा, डेटा पे होंगी। इस वक्त सारी दुनिया जो जंग लड़ रही है वो डेटा के ऊपर लड़ रही है। आपने देखा होगा कि जो ट्विटर था उसको खरीदा गया 44 अरब डॉलर में एलोन मस्क ने। अब इतनी बड़ी कीमत है। अमेरिका ने कितना जोर लगाया कि टिकटॉक को परचेस कर ले। सही। बिल्कुल सही। क्योंकि जो ये चीजें हैं, क्योंकि वो था कि ये चाइना जो है वो हमारी प्राइवेसी को और हमारी जो है वो सर्वेलेंस कर रहा है। इसके ये जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स जो दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये सर्वेलेंस कैपिटलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसके पास जितना डेटा होगा कंट्री के पास, ठीक है ना। सही। ये अभी वॉर में देखें इलिमिनेशन हुई जो इरानियंस की, वो भी डिजिटल डिवाइसेस के जरिए कि उनकी लोकेशन ट्रैक की गई। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी डेटा यूटिलाइजेशन डेटा को मैंने किया कि डेटा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इनविजिबल तो है लेकिन उसकी एक वाइटैलिटी है। ठीक, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो सेंट्रल जो जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि वो ये है कि जो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म है, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म ठीक reconfigures human subjectivity into post human subjectivity
कि सर्वेलेंस क्या करती है, ह्यूमन सब्जेक्टिविटी को पोस्ट ह्यूमन सब्जेक्टिविटी में रिकॉन्फ़िगर कर देती है। और फिर जो डेटा है, डेटा विद इन सोशियो टेक्निकल असेंबलीज, ये देखें हम टेक्नोलॉजी भी है, इंसान भी बैठे हुए हैं, तो सारी चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड हैं। आप उसके वो होते हैं, वो वाइब्रेंट भी होता है, वो डेटा वाइब्रेंसी की तरफ हम आ रहे हैं। बिल्कुल सही। डेटा वाइटैलिटी भी उसकी होती है, वो एजेंशियल भी होता है, वो ट्रांस कॉर्पोरल भी होता है। बिल्कुल सही। तो मैं इसको इजी इस तरह कहूँ कि डेटा जो है, देखें मेरे बिहेवियर्स इसमें आ रहे हैं, मेरे इमोशंस इसमें आ रहे हैं, मेरा बॉडीली कंटेक्ट इसमें आ रहा है, इसमें एनवायरनमेंट आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और जो मेरे रिसर्च का लास्टली है कि क्या दुनिया में रेजिस्टेंस के बगैर तो मुआशरे चल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। अगर खाली सर्वेलेंस हो, देखें एक अभी फिर मैं मिसाल दूंगा, जंग हुई, एक कंट्री ने वो जंग की, दूसरे ने रेजिस्ट किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या सर्वेलेंस खाली काम करेगी, रेजिस्टेंस नहीं होगी? जी, पहले जो रिसर्चेस आई मोस्टली उनमें था कि रेजिस्टेंस इम्पॉसिबल है, कि कैसे हम फेसबुक भी चलाएं और वो हम रेजिस्ट भी कर सकें और अपनी प्राइवेसी को जो है वो हम मेंटेन कर सकें। तो मैंने कहा कि जो डेटा होता है सोशियो टेक्निकल असेंबलीज में, उसकी ये जो फीचर्स होते हैं और ये जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और मैंने अपनी तरफ से एक नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, इमनेंट रेजिस्टेंस। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक रेजिस्टेंस तो ये होती है कि आप टिकटॉक बंद कर दें रेगुलेशन के थ्रू, गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू। दूसरी, ये एक्सट्रीम सोल्यूशन है, ठीक है, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हमें दुनिया के साथ चलना है। दूसरा सर ये है कि हम एजुकेट करें, अवेयरनेस जो है कल्टीवेट करें, इनकलकेट करें लोगों में कि कैसे। और सबसे अहम जो है वो इमनेंट रेजिस्टेंस है कि हम विद इन द सिस्टम, बिल्कुल सही, विद इन द सिस्टम, नॉट आउटसाइड द सिस्टम। आप चूंकि ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अभी भी मैं अपनी जो मेरी सर्वेलेंस हो रही है उसको मैं रोक सकता हूँ। बिल्कुल सही। देखें, मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार की जाती हैं, ऑब्फस्केशन की जाती है, लोग अपनी प्रोफाइल जो है वो हाइड कर देते हैं, वो VPNs का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे तीसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं, या आईडीज फेक बना देते हैं, हो रही है। मतलब रेजिस्ट भी कर सकते हैं, सारी हम अपने पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो डेटा के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक लफ्ज आपने सुना होगा, एल्गोरिथम। यस जी, जितना आज टेक्नोलॉजी चल रही है ये एल्गोरिदम पे चल रही है। अच्छा, सही, ठीक। थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन कर दें एल्गोरिदम की, क्या आप फेसबुक ने ये करके देखा कि अपनी न्यूज़ फीड को है वो उसमें थोड़ी टेम्परामेंट करके देखा। आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम जो है वो अल ख्वारिज़मी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अल ख्वारिज़मी जो हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट ईरान से था, मैथमेटिशियन, उसको जो है, देखिए वो 1400 साल पहले जो चीज़ बता गए हैं वो आज जो है वो की जा रही है। एल्गोरिदम, ये डेटा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर ये रिसर्च के जो इनोवेटिव, देखिए अब हम रिसर्च, जब मैंने पोस्ट ह्यूमनिज्म पे सर काम करना शुरू किया तो बायोसेंट्रिज्म पे लोगों ने काम करना शुरू किया। हालांकि हम बायोसेंट्रिज्म से बहुत आगे चले गए, आगे चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। हम साइबॉर्ग से आगे चले गए हैं। अब साइबॉर्ग का नहीं, अब तो असेंबलेजेस का, एंटेंगलमेंट्स का दौर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अच्छा, रिसर्च जब हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अब मेरा जो रिसर्च जब 3 साल होने को है, मैंने देखा कि इतनी इनोवेशन पोस्ट ह्यूमनिज्म और सर्वेलेंस में हो चुकी हैं, फिर उनको मैंने एडअप किया। तो ये सर इल्म जो है वो उसकी कोई इंतहा नहीं होती। और मैं यंग रिसर्चर्स को कहूँगा कि जब भी वो अपनी रिसर्च करें, वो देखिए हम किस एरिया में रह रहे हैं, इस एरिया में क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। सर जनाब, डिस्कशन जारी है। डॉक्टर गुलाम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, रिसर्च के हवाले से बहुत डीपली हमें गाइड करें, ख़ास तौर पे जो इनकी रिसर्च है सर्विलियंस के ऊपर, उसके ऊपर हमें तफसीली तौर पर गाइड किया जा रहा है, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है। एक और बात बहुत अहम है, जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद बहुत सारी वो चीज़ें जो हम अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में, या हमारी कम्युनिटी के मुताबिक, हमारे कल्चर के मुताबिक, वो काफ़ी हैं रिसर्च को लेकर, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ और कहते हैं। ये भी मैं गुलाम अब्बास साहब से जानूंगा, लेकिन अभी वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. ऑल्सो इंक्लूड सिंड्रम. आप जिस तरह पता हो सिंड्रम है, सिंड्रम की मुख्तलिफ जो है वो डिजीज हो सकते हैं सिंड्रम में, Okay. ठीक है. तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC का काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है. तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में. Right. जब तक उसके अलावा देखें, जब तक हम लोग लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है. देखिए, एक वायरस है, उसके डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं. एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं. Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है. Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है. Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूँ तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है. Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं. Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है. Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता. इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं. जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी. Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती. जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ. Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल. Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं. देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं. जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है. Right. तो Right. इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं. Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी. स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं. Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई. वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू. लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का. तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा. Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का.
Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस लीड्स टू अ ट्रीटमेंट। Right, तो right, इसी right. तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक जी हेल्थ वेलकम प्रोवाइड बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फरूक शेख। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं जी इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज़ के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम अब्बास, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, और साथ में जो है रिसर्च स्कॉलर हैं, ट्रेनर हैं और एम्बेसडर हैं, स्कूल एम्बेसडर हैं। सो ट्रेनिंग के हवाले से या रिसर्च के हवाले से जितनी भी अभी तक गुफ्तगू हमने की, बहुत ही सैर हासिल है, बहुत कुछ सीखने समझने को मिल रहा है। सो मैं फर्दर बहुत सारे वो पॉइंट्स जो रिसर्च को लेकर जहन में आते हैं वो भी मैं गुलाम अब्बास साहब से जानूंगा कि किस हद तक कहाँ में, जैसे हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं किसी भी इंटरनेशनल मॉडल का कि कुछ भी आपने करना है तो हम ये देखते हैं कि सक्सेस स्टोरी दुनिया में कहाँ पर मौजूद है। जापान है, यूके है, कनाडा है, यूएसए है। तो वहाँ पर उन ममालिक में उनकी यूनिवर्सिटीज़ में उनकी रिसर्च क्या कहती है, हमारी रिसर्च कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो क्या हम स्टैंडर्ड को मीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ रब्ता आप कर रहे हैं 0334 पर। वापस आते हैं डिस्कशन की जानिब। सर सबसे पहले तो मैं उस तरफ जाने से, इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ जाने से पहले ये आपसे जानना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में अभी आपने जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज़ में कि टफ़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कल्चर है कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स को भी रिसर्च के ऊपर काम करवाया जाता है। सो मैं ये जानना चाहूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं आप? जी, इसमें सर ये है कि चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद मेरी अल्मा मैटर भी है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, तो ज़ाहिर है एक उसकी सेंटिमेंटलिटी भी है, लेकिन इससे हट के मैं न्यूट्रलिटी का एलिमेंट जो है वो उस पर फोकस करूँगा और जो सिंसियरली जो मेरे व्यूज़ हैं वो आपके सामने रखूँगा। कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सर मैंने, चूँकि मेरा इंग्लिश डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे ज़्यादा उसका ही नॉलेज है, तो मैं उसके हवाले से बोलूँगा। इसमें जो मैंने देखा सर के जो मास्टर लेवल पे वो करवा रहे हैं रिसर्च, ये बहुत सारी हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। तो ये इनका बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है। दूसरा सर जो स्टीम एजुकेशन के हवाले से मेरा ब्रिटिश काउंसिल के साथ एसोसिएशन के वहाँ मैंने काम किया, तो यहाँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ये पायनियर है इस मामले में कि इन्होंने स्टीम एजुकेशन पे इनकी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो हमारा दूसरा कैंपस है स्लीम कैंपस में। तो पिछली दफ़ा ये नवंबर में सर ये हो रही थी, तो मैं भी वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया एज ए ऑब्जर्वर। तो वहाँ पे हमारे जो यंग स्कॉलर्स थे, रिसर्चर्स थे, एमफिल के, पीएचडी के, वहाँ मैंने देखा बहुत सारा उनमें स्पार्क था, बहुत टैलेंट था। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो एक हकीकत है। फिर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो डिपार्टमेंट होता है उसका जो हेड होता है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस होता है। मैं एक मिसाल दूं कि ये देखें, दुनिया में आर्मी चीफ तो काफ़ी बैठे हुए हैं और हमारे फील्ड मार्शल माशाल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हैं, ठीक है। तो कोई आप अपना वो स्पार्क दिखाएं, दुनिया को आपके स्पार्क की ज़रूरत होती है। तो यकीन जाने हम ये डिपार्टमेंट में जितने भी हैं फैकल्टी बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव, खासकर जब से ये मैडम डॉक्टर नाइला रियाज साहिबा इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, मैं कहता हूँ इसका जो है वो सब कुछ ही चेंज हो गया, बेहतर हो गया पहले। ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो वहाँ पे सर जो मैंने रिसर्चर्स को देखा, काफ़ी सारे उनमें रिसर्चर्स ने आपके प्रोग्राम में भी मैं देख रहा था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मैंने बाहर जब व्यूज़ हो रहे थे, जो पोस्टर देखा जब, तो मैंने मैडम साहब से भी किया कि इन बच्चियों में टैलेंट है, इन्होंने अच्छा काम किया। काश के थोड़ा सा ना इनको टॉपिक सिलेक्शन और रिसर्च के हवाले से वो एक हमारा अलहदा से एक होना चाहिए कि जो इनको इस तरफ ले आए कि आप वो चीज़ें ले आए बाजार में जिनकी डिमांड है, वो जिनकी वो मतलब है जिसको लेना चाह रहे हैं। मैं गुलाम अब्बास साहब यकीनन इसके ऊपर भी आऊँगा कि टॉपिक का इंतखाब कैसे करना है, क्योंकि जहाँ पर रिसर्च के ऊपर या इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर हम इतनी डिटेल में डिस्कशन करें, उसमें ये बात बड़ी अहम है कि मौजू का इंतखाब कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमेशा कंपैरिजन किया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर आपने कोई भी चीज़ पाकिस्तान में बनाई है या किसी आइडिया के ऊपर, तो आप
सो हम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए पाकिस्तान की रिसर्च को कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त? उसमें सर ये है कि सिंसियरली स्पीकिंग कि हम एक हकीकत है कि हम एक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान जो है। तो दूसरा ये है कि अब मैं बताऊं कि दुनिया को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। बिल्कुल ठीक है, हम ग्लोबल साउथ से बिलोंग करते हैं और ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो कंपैरेटिवली पुअर कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज हैं। अब रिसर्च जो हो रही है सर वो ज़्यादातर जो है वो ग्लोबल नॉर्थ साइड से आ रही है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, खासकर अमेरिका। ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं हमें वो एडमिट करनी चाहिए। तो मैंने अपनी रिसर्च में ग्लोबल साउथ का वर्जन डाला है। एक मैंने रिस्की काम किया है, हालांकि जो अब नॉर्थ का डालता वो ज़ाहिर है वहाँ जो है बिकती है ये चीज़ें कि यार ये नॉवेल तो लिखा हुआ है डेव एगर्स का, ये अमेरिकन ऑथर है, इसका तो ओके है। लेकिन कंपैरेटिवली आप अफगानिस्तान का, इंडिया का, पाकिस्तान का कोई भी ऑथर ले लें तो उसकी वो प्रोमिनेंसी, हालांकि चीज़ उसकी भी अच्छी लिखी हुई होती है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है ये ग्लोबल साउथ का जो है वो उसको कि सर्वेलेंस फ्रॉम ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव किस लेंस से जो वो किया है। दूसरा सर जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, हमारे जो CM हैं, हमारे जो PM हैं, उन तक ये कि पाकिस्तान में जो मैंने नोट किया है कि सर जो ख़ासकर हमारा यंग ब्लड है उसको तो मैंने देखा है जो उनमें स्टेमिना है, जो स्पार्क है, जो कुछ करना चाह रहे हैं उनको वो प्रोवाइड की जाए फैसिलिटीज़। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो कम है, रिसर्च के मौके वो नहीं है। और ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ टफ में तो मैं टफ को अप्रिसिएट कर रहा हूँ, बिलीव कि ऐसे कम ही दस्तयाब हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ें टफ ने। और जो सबसे चीज़ मैंने यहाँ सर जो देखी है वो एथिकली बड़ा नीट एंड क्लीन इसका एनवायरनमेंट है, एथिकली भी और एकेडमिकली भी। जहाँ आप आते हैं आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, एक लर्निंग एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम आपको मिलता है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं दरिया को कूजे में इस अंदाज से बंद करता हूँ कि देखें ये एक फैक्ट है कि हमें अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर विश है और विल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी जिस डगर पे हम चल रहे हैं वो डगर सही है। दुनिया में सर हर्फ आखिर कोई नहीं होता। अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी हर्फ आखिर है। अब दुनिया के मैं कहता हूँ बड़ी सी बड़ी टेक्नोलॉजीज तो आजकल चाइना के पास है। और देखें चाइना आजकल हब बना हुआ है IT का। उधर लोग पहले सिलिकॉन वैली की बात करते थे। अब मैं अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, चाइना की जरा प्रोनाउंसिएशन भी टफ है, वो जंगवेस्टन है मेरे ख्याल में उनकी सिलिकॉन वैली। जी जी बिल्कुल। अच्छा आपको बताएं कि वहाँ के लोग जो हैं जो ये सर्विलेंस के हवाले से सर्विलेंस के हवाले से वहाँ के लोग अब हम जो अब देखें हम एंड्रॉयड जो सबसे बड़ी सर्वेलेंस कैपिटलिज्म है वो एंड्रॉयड का जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम AOS बोलते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारा सर्विलेंस का। और इन्होंने आपने देखा कि अब पाकिस्तान में जो चाइना के मोबाइल आ रहे हैं हम अपना गूगल पे चला रहे हैं, अब हवावे ने अपना हार्मनी OS बना दिया है। उनकी अमेरिका पे जो है वो डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखें रशिया, चाइना, ये नॉर्थ कोरिया, ये वो टेक्नोलॉजीज वो नहीं, उनको पता है ये चीजें। और ये कुछ ईरान के साथ हुआ है क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज भी आ रहे थे, वो सर्विलेंस सारी चीजें उसमें। तो जो अब टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, टेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं है। कितने लोगों के पास सर टेक्नोलॉजी, कितने लोग दुनिया में अमीर हैं। सही है। रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, हम उनके आगे सच्ची बात है बहुत अभी उसमें है। लेकिन आपने देखा मैं चूंकि रियल वर्ल्ड के साथ भी आपकी रिसर्च जो है वो करनी चाहिए सर, ये जरूरी है। बिल्कुल सही। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी थी, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद की, टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई। बिल्कुल सही। बड़े बड़े पिलर्स पड़े हुए हैं। एक इस्लामाबाद में, ये मेरी रिसर्च है सर, बड़े बड़े पिलर्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मिलीनियर्स और बिलीनियर्स पड़े हुए हैं। आपके टॉक्स जो हैं वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। तो ये जो है आपको आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। ये मीनवाइल आपकी जितनी बात अभी मैं समझ पा रहा हूँ ना, इस सारे के पीछे रेजिस्टेंस एलिमेंट बड़ा मैटर करता है। और आपकी अपनी अपग्रेडेशन मैटर करती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं इनोवेशन के लिए। इनोवेट करें और रेजिस्टेंस डजंट मीन कि एक चीज आ रही है और मैं उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर दूं। नो,
टेक्निकली जिसको उसको कहते हैं हैंडल ना करना आना affirmative चाहिए हमें। ethics, या ठीक है एग्जैक्टली ना, फॉर्मेटिव एथिक्स, कि आप जो मेरी रिसर्च है ना रेडिकल एमिनेंस, उसमें कि आप निगोशिएट करें, टेबल टॉक, सही, दुनिया में बिल्कुल जो सही। कुछ भी होता है वो टेबल टेबल टॉक्स टॉक की से हो रहा है, तरह बिल्कुल। और इल्म से होता है, नॉलेज से होता है। आपका जो टॉकिंग स्टाइल है, आपका जो थिंकिंग, आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये चीजें भी, सारी चीजें, टेक्नोलॉजी भी नहीं होती। एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी के पीछे बंदा जो बैठा होता है वो भी मैटर करता है। सही। गुलाम अब्बास साहब, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वक्त महदूद है, तो मैं आपसे ब्रीफली एक बड़ा बेहतरीन किस्म का मैसेज ये लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले भी हम उसके ऊपर बात कर रहे थे कि जितने भी न्यू रिसर्चर्स हैं, नए स्कॉलर्स हैं, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि माशाल्लाह हमारे यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, बहुत पोटेंशियल है। मौजू का इंतखाब किस तरीके से करना है और क्या सोच रखेंगे मौजू को इंतखाब करते हुए कि इसके ऊपर किया जाए, ताकि हम मौजू भी सही है, रिसर्च भी सही है और दुनिया में उसका इम्पैक्ट भी बाकी रहे। इसमें सर मैं दो हिस्सों में आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपने बात स्टार्ट की, जो हकीकत भी है कि रिसर्चर या जो नॉलेज होता है उसकी वो वैल्यू वो नहीं की जाती जो मतलब जो एक्वायर किया जाता है। लेकिन मेरी ये सारी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं और बाजार में कुछ नई चीज़ लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी वो बात बताऊँ, इसी से रेलिवेंट है कि जब मैंने ब्रिटिश काउंसिल में काम शुरू किया तो मैं एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता था, और मैं कहाँ पूरा पंजाब और इतना वो, ठीक, तो मेरे अंदर था कि मैंने कुछ करना है, बिल्कुल ठीक है। मैंने जब अपनी लिखना शुरू किया ना, जो उसमें जो मैसेजेस जो वो चल रहे थे वो किसी ग्रुप और सर्कल में होते हुए हमारे डिप्टी कमिश्नर तक वो पहुंचे। उसने फिर क्या कि यार ये बंदा ट्रेस करके लाए, इस बंदे की तो मुझे जरूरत है। मैंने तो डीसी ऑफिसर देखा हुआ भी नहीं था कि यार डीसी लेवल का बंदा और मुझे बुलाए। मैं आपको बाई गॉड कह रहा हूँ कि जो मैं वहाँ गया तो उसने कहा भाई बॉस आप यहाँ बैठे, आप आज के बाद यहाँ बैठेंगे, और सबको कहा कि ये काम करेगा और ये समझिए डीसी साहब काम कर रहे हैं। अच्छा। और मैंने सर जब अपने इलाके में काम किया ब्रिटिश काउंसिल में, तो पूरा पंजाब जो है वो पीछे और हमारा एक रिमोट एरिया जो सबसे आगे चला। तो जब तक जो आपके ऊपर अथॉरिटीज होती हैं वो भी आपको आपके काम को अप्रिशिएट करें, और यही मेरा रिसर्च में भी सर हुआ। जब मैं यहाँ आया, ये मैडम साहबा उस वक्त ये यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं थी, ये एज ए विजिटिंग एक इन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की और मैं वहाँ 2 मिनट के लिए बोला। तो मैडम साहबा ने कहा कि ये बंदा जो है इसमें मुझे स्पार्क जो है वो फील होता है, पोटेंशियल है। तो वो इत्फाक से हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया, और मैंने कहा मैडम साहबा कि मेरी जो रिसर्च है वो तो आप जैसे लेवल का बंदा ही उसको जो है वो सुपरवाइज कर सकता है। तो इस तरह अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो होती हैं। जो आपका स्पेसिफिक सर क्वेश्चन है कि हमारे जो यंग उनको कैसे गाइड किया जाए मौजू के हवाले से, उसके लिए सर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो वो हाजिर है, ठीक है। मैडम साहबा से मतलब कांटेक्ट करें। तो जो भी मैं उनको ये कहूँगा कि आप रिसर्च जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं पुराने, आप 2026 में हम बैठे हुए हैं, आप 2026 की रिसर्च करें। इस वक्त दुनिया में 3-4 जो बड़े बड़े जो है, अच्छा उसमें सर जो सबसे अहम चीज़ मैं कहूँगा जिस पे मैंने काम किया है, जो रिसर्च की बुनियाद है, आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पढ़ा हो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, जिसका पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, ये 17 गोल जो हैं इसमें आपके सारे रिसर्च टॉपिक्स पड़े हुए हैं। सही है। अगर आपने रिसर्च करनी है पहले आप SDGs को पढ़ें। वाह, बहुत खूब, ठीक है। ये यंग रिसर्चर्स के लिए वो है कि हमारे जो प्लेनेट अर्थ है वो आपको पता है इस वक्त ICU में है, ठीक है। बिल्कुल। तो उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं वो सारे उनके सोल्यूशन भी दिए गए हैं। जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, ठीक है, SDG नंबर 13 सही, क्लाइमेट चेंज, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्लाइमेट एक्शन, और उस SDGs का जो नाम है वो ग्रीन गोल या क्लाइमेट एक्शन है। तो ये सारी उधर उनसे मिल चीजें मौजूद हैं। बिल्कुल सही। फिर जो सबसे बड़े सर इश्यूज हैं वो एक तो जो जिन पे काम करना चाहिए, वो ये नहीं कि मेरी रिसर्च है, वो सर्वेलेंस पे देखें, ठीक है। हर चीज में भी सर्वेलेंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेटाफिकेशन जिसको हम कहते हैं कि डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, डेटा को जो है वो चुराया, मैं कह रहा हूँ कि जा रहा है, ठीक है। और इसके आप 3-4 जो सर में है
कि एनवायरनमेंट पे आप आए, सही इको क्रिटिसिज्म पे आप आए, ठीक है, बिल्कुल सही। उससे भी आगे बढ़े। अब इको क्रिटिसिज्म और बायो का भी दौर चला गया है। अब तो हम पोस्ट ह्यूमनिज्म की मैं बात, मेरी रिसर्च पोस्ट ह्यूमनिज्म आ गया अच्छा, सर। वाह, जबरदस्त। दुनिया जबरदस्त, कहाँ की बिल्कुल कहाँ चली जा रही सही है। है। तो हमें जो है, अगर मैंने रिसर्च करनी है 2027 में, तो मुझे 2028 सोच के रखना चाहिए वाह, कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल कहाँ सही की है, कहाँ बिल्कुल सही है। जा रही होगी। हम्म, हम एक ऐसे दौर में, और आपका क्वेश्चन जो था उसके हवाले से, एआई एथिक्स के हवाले से, बिल्कुल। कि ये जो कुछ एआई में हो रहा है, तो ये कहाँ, ये सिलसिला जो है वो रुकेगा कहाँ, रुकेगा, वो जाके। या क्या ये ह्यूमैनिटी को भी इसका कोई थ्रेट है? बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ये बड़ी अहम जी, बात जी, है। ये- और सर ये ओपन डिबेट है जो बिल्कुल अक्सर सर, जगहों पर होती जी, है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, कि ये सिलसिला कहाँ पर रुकेगा। टेक्नोलॉजी तो बना ली, एंटीऑक्सीडेंट क्या है इसका? पहले तो सर ये रुकेगा नहीं। हाँ, अल्लाह मियाँ की कायनात है, बनी है, ठीक है, तो ये सिलसिला तो चलना है। इल्म की तो कोई हद नहीं है। लेकिन ये सोच के बैठ जाना कि वो फना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एज ए मुस्लिम मेरा ये बिलीफ है कि कोई नहीं फना, वो जब मेरा रब चाहेगा फना होनी है। ये चीज़ें आती हैं, होती बिल्कुल रहेंगी। दूसरा सर, आप अभी चैट जीपीटी लें, आप कोई भी कंट्रोवर्शियल आप उसमें प्रॉम्प्ट दें, वो फौरन कहेगा कि मेरे मेरे मैं आई एम एन एआई, I'm unable to perform, yeah. एंड वो मैं स्पेसिफिक Yeah. पर्पस के लिए प्रोग्राम्ड की गई हूँ, और एंड इट्स इम्पॉसिबल। देखिए, जो भी एआई को बना रहे हैं, पीछे मास्टरमाइंड भी बंदे बैठे हुए हैं। ये नहीं कि वो खुद काम कर रही है, जो बिल्कुल उसको ऐसे ही। इंस्ट्रक्शन दी सर जा ये रही। चीज समझने की जरूरत है कि ये टेक्नोलॉजी है और मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है, तो यकीनन इसके पीछे दिमाग जो है वो अभी इंसानों का इस ही है। वॉर में भी एआई का इस्तेमाल हुआ है। हाँ बिल्कुल अब ऐसे ही, जंगें भी बिल्कुल एआई ऐसे ही। लड़ेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन fact उसके लेकिन अब देखिए, मैं सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन की भी बात कर रहा था कि वो ख़त्म कर दी गई है, उसमें टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, वो पोस्ट ह्यूमनिज्म की बात। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कुछ भी हो जाएगा ना, इंसान जो है ना, जो पीछे बैठा होगा, चाहे आप मार्स पे चले जाएंगे, जुपिटर पे चले जाएंगे, मून पे चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी जाएगी। ड्रोन उड़ रहे थे जंग में, लेकिन ड्रोन को उड़ा तो बंदे टेक्नोलॉजी रहे थे रही ना। है, बिल्कुल सही है, अगर बिल्कुल सही है। बंदों की एथिक्स जिस दिन खराब हो गई, तो वो टेक्नोलॉजी की उसी दिन खराब हो गई, खराब हो अदरवाइज जाएगी, कुछ भी बिल्कुल नहीं सही है। होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। सो जनाब, आज का जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था, अगर मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत मज़े का था, बहुत कुछ सीखने को मिला, ख़ास तौर पर रिसर्च के हवाले से, ख़ास तौर पर इनोवेटिव आइडियाज़ के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, टैलेंट भी है, डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे पास टैलेंट भी है, मौजू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंतखाब क्या करना है और मकसद क्या होगा। और यकीनन मैं गुलाम अब्बास साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जब आप रिसर्च करें तो कम से कम इस सोच के साथ या इस मकसद के साथ करें कि आपकी रिसर्च का जो है वो किसी आम आदमी के ऊपर या ख़ासम ख़ास आदमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा ये कि वो रिसर्च जो है वो दुनिया में क्या इम्पैक्ट रखेगी। तो इन बातों को जहन में रख के जब आप मौजू का इंतखाब करेंगे या रिसर्च करेंगे तो यकीनन उसका फ़ायदा आपको भी होगा और दुनिया को भी होगा। इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।